गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया था वो प्राउस्ट ने दिया था, जेपी प्राउस्ट। ठीक है, जे एल प्राउस्ट भी बोलते हैं या फिर जे प्राउस्ट सीधा बोलते हैं। दिस लॉ इज गिवन बाय जे प्राउस्ट। इसमें क्या है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड आप जानते होंगे, अपने फोर्थ लेसन में पढ़ा होगा कि कंपाउंड क्या होते हैं। जब कोई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो के अंदर जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है, आपने मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस पढ़ा था ना फोर्थ लेसन में। तो कोई भी जो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड जो होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लो हमने CO2 ले लिया तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इनका जो रेशियो होगा, मास का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। मास का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है, ये इस लॉ के अकॉर्डिंग है। एक बार डेफिनेशन देखो, फिर एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू इट, इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड मीन्स, एक केमिकल कंपाउंड में सेम एलिमेंट आर प्रेजेंट मीन्स जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास एंड वॉल्यूम। तो उनका जो रेशियो होगा प्रोपोर्शन बाय मास और वॉल्यूम मीन्स वो डेफिनेट होंगे इन रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है H2O। अब H2O का एक बार जर्नल देखो। H2O इसका मतलब इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके कंबाइन है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? क्योंकि इसने क्या बोला है कि जो मास का रेशियो होगा वो फिक्स होगा। मास का रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। दो हाइड्रोजन एटम है तो कितना हो गया? 2। तो 2 रेशियो ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। तो कितना आ गया? 1:8। इनका कहने का मतलब ये है कि वाटर का जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1 रेशियो हाइड्रोजन का और 8 रेशियो ऑक्सीजन के कंबाइन होंगे तभी हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा। ठीक है, और उस चाहे वो वाटर आपका कैसा ही हो, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो नदी का पानी हो, रिवर का हो, चाहे लेक का हो, उनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? 1:8 के अंदर। देखो H2O, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज, कर लेना ये, ऑलवेज 1:8। कितना रेशियो है? 1:8। 1:8 कैसे आया? ऐसे जैसे मान लो NH3 है। NH3 क्या होती है? अमोनिया बोलते हैं इसको, अमोनिया। अमोनिया का भी ऐसे ही होगा। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। कितना मास होता है? 14। एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 3। तो अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं उनका फिक्स रेशियो रहेगा, कितना रहेगा? 14:3। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन रेशियो 14:3। ऐसे ही जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने एक तो ये लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एक कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हीट करेंगे तो किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इन चाहे वो कैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, उनका रेशियो क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा। तो जैसे कार्बन का मास कितना होता है? इस CO2 का निकालें और इस CO2 का, दोनों का अलग अलग रेशियो निकाल के देखते हैं, और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि वो रेशियो सेम आएगा। तो कार्बन का मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना हो जाएगा? 32। तो कितना आ गया? इसको कट करेंगे तो 3:8। इसका मतलब इस ऑक्सीजन का मास कितना आ गया? 3:8। अब इसका निकालते हैं CO2 का, ठीक वैसे ही रहेगा। कार्बन का मास कितना? 12 प्लस 2 ऑक्सीजन एटम है तो कितना हो गया? 32। तो क्या है? 3:8। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है कि जो केमिकल कंपाउंड जो बनता है उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनका जो मास का रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये लॉ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो आगे क्या है? एटम। ठीक है, एटम क्या होता है? अब अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम की अलग अलग हिसाब से डेफिनेशन दी। तो एक एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, एलिमेंट में विच मे नॉट बी हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या? देखो एक एटम, ये तो सभी ने बोल दिया कि एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब इसमें बोला कि मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, मीन्स वो फ्री एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो
हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ठीक है, ये हमने गैसेज पढ़ी। इनके अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी होगी तो आपने ये देखा होगा कि इनके आउटर मोस्ट सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 8 और इसमें कितने थे 2 8 8, ठीक है। और मैंने ये बोला था कि हर एक एलिमेंट स्टेबल होने की कोशिश करता है, और स्टेबल कब होता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, और जिसके 8 पूरे नहीं होते वो 2 करता है, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये स्टेबल है। जिसके 8 नहीं होते वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके पास 8 है ये स्टेबल है, इसके पास भी 8 है ये स्टेबल है, तो ये न तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं न छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये फ्री एग्जिस्ट करते हैं, ये नेचर में ऐसे ही पाए जाएंगे, किसी के साथ कंबाइन नहीं होंगे। ऐसे मान लो हमने ऑक्सीजन देखा था, ऑक्सीजन जो है वो O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, O2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसलिए, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे ही सल्फर है S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि फ्री भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जैसे ये हैं, और ऐसे भी एलिमेंट है जो फ्री एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, ठीक है, जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। एटम का साइज इतना स्मॉल होता है कि मैंने 4th यूनिट में भी बताया था कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप से आप उसको देख भी नहीं पाते। उसको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप होता है, स्पेशल डिजाइन होता है जिसका STM बोलते हैं, स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, STM स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप। तो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, इनका जो साइज होता है, क्योंकि मीटर किलोमीटर इनमें तो हम मेजर ही नहीं करते हैं, इसकी जो साइज की जो मीन्स किसमें मेजर करते हैं, इतना छोटा होने की वजह से इसको नैनोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। किसमें मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर -9 मीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर? 10 की पावर -9 मीटर। तो साइज इज मेजर्ड इन यूनिट, यूनिट क्या है? NM, NM का मतलब नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर किसके बराबर हो गया? 10 की पावर -9 मीटर के बाद। उसके बाद में सबसे छोटा अगर देखें तो, क्योंकि हाइड्रोजन ही सबसे छोटा एटम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, मतलब सभी में से सबसे छोटा कौन सा है? हाइड्रोजन। इट्स साइज इज ओनली 10 की पावर -10 नैनोमीटर, इसकी साइज इतना है। अब उसके बाद में डाल्टन ने कुछ सिंबल दिए थे, जो ये हम एलिमेंट पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन का सिंबल हमने पढ़ा H, हीलियम का सिंबल हमने पढ़ा He, लिथियम का सिंबल पढ़ा हमने Hi। अब ये दिए भी तो होंगे किसी ने, तो जो एलिमेंट हैं इनका सबसे पहले सिंबल दिया था वो डाल्टन ने दिया था। लेकिन ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये डाल्टन के नहीं है, ये है बर्नौलीज के। अब हम डाल्टन का जिक्र, हालांकि आज के दिन डाल्टन का कोई भी सिंबल यूज नहीं किया जाता, लेकिन वो इसलिए जिक्र में आ जाता है कि सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट का सिंबल दिया था, ठीक है। तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट, मीन्स ये पहला ऐसा साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट के सिंबल दिए। लेकिन आज के दिन ये सिंबल यूज नहीं होते, जो वो कल देखते हैं कौन से हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का इसने सिंबल कैसे दिया? इस तरह से सर्कल लगा के डॉट में रिप्रेजेंट कर दिया। कार्बन का इस तरह से कर दिया, सारा ब्लैक कर दिया। ऑक्सीजन का इसके कॉलम करके खाली छोड़ दिया। कॉपर है उसका इस तरह से बीच में C लिख दिया। सल्फर है उसको इस तरह से बीच में प्लस कर दिया। फॉस्फोरस है उसको इस तरह से। तो सभी एलिमेंट का इसने सिंबल दिया, सभी का तो नहीं बोल सकते लेकिन काफ़ी एलिमेंट्स का सिंबल दिया, ठीक है, और इस तरह से दिया। हालांकि आज इनका कोई यूज नहीं है, लेकिन फर्स्ट साइंटिस्ट वही है डाल्टन, ठीक है, जिसने एलिमेंट का सिंबल दिया था, ठीक है।